दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछला हफ्ता ख़त्म हो गया, जून का लास्ट वीक ख़त्म हो गया और जून का लास्ट वीक शुरुआत कैसे हुई और एंड कैसे हुई आपने भी देखा। पूरा यू टर्न हुआ है बाज़ार के अंदर, क्योंकि जब हमने लास्ट संडे को एपिसोड किया था तो उस टाइम मार्केट में पूरे युद्ध के बादल मंडरा रहे थे मिडल ईस्ट के ऊपर और यूएसए ने तेहरान के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से मार्केट रेड में खुलनी थी और मार्केट रेड में खुली भी। प्रेशर में रही मार्केट पूरे दिन और फाइनली रेड में ही क्लोज हुई। करीबन 140 पॉइंट का कट लगा रेड में और मार्केट रेड में क्लोज हुई। बट ट्यूसडे को सुबह अर्ली मॉर्निंग करीबन 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस किया कि सीज़ फायर हो गया है, बट वो सीज़ फायर ग्राउंड पे रियलिटी में नहीं था और उसको अमल करते करते पूरा दिन रह गया ट्यूसडे को। इसी वजह से मार्केट में यू टर्न भी रहा दोपहर को और मार्केट में करीबन 70-80 पॉइंट की फाइनल ग्रोथ रही। बट जब ये क्लियर हो गया कि सीज़ फायर हो गया है और वेडनेसडे को मार्केट उसके बाद वन साइडेड मार्केट ऊपर गई और ट्यूसडे को जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसका बिल्कुल उलट हुआ। हमने प्रेडिक्ट किया था कि अमावस्या का दिन है और मार्केट में लो लगेगा, बट वो हाई लग गया रादर और ऊपर चली गई मार्केट। खैर उसका हमने एस्ट्रोलॉजिकल विवेचना की है और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो माय अपोलॉजीज़ कि हमने जो प्रेडिक्शन दी थी वो गलत निकली, बट हमने एक ग्रह संयोग पे प्रेडिक्ट किया था जिसमें बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी दिखती थी और हमने हालात को देखते हुए मंदी पे ही दाव लगाया था कि मंदी होगी, बट वो तेज़ी निकल आई ट्यूसडे के वेडनेसडे के दिन। और थर्सडे को तो खैर और तेज़ हो गई बाज़ार जब निफ्टी में 300 पॉइंट का अपसाइड हो गया और फाइनली कल के दिन करीबन 70-80 पॉइंट और निफ्टी ऊपर चढ़कर क्लोज हुआ है। और निफ्टी ने अपना मंथ का क्या पिछले 9 महीने का हाई बना दिया है और निफ्टी 25,654 पे जाकर क्लोज हुआ है जो इसका हाई बना है। और पूरे हफ्ते में जो वोलेटिलिटी रही है, अगर हम मंडे का लो लेते हैं जो मंडे को करीबन 12 बजे लो लगा था 24,825 का, वहाँ से मार्केट घूमते हुए 25,654 का हाई लगा है फ्राइडे के दिन। तो करीबन 829 पॉइंट की वोलेटिलिटी रही है। ये तो हमने ज़रूर प्रेडिक्ट किया था कि आपको 1000 पॉइंट की वोलेटिलिटी रहेगी 24,200 से 25,200, बट ये 25,200 नहीं 25,600 तक चली गई मार्केट और ऊपर की तरफ चली गई। नीचे का मार्केट जो है वो अप डाउन साइड 24,825 तक ही रहा, 24,200 नहीं रहा। तो ये प्रेडिक्शन हमारी इस हिसाब से गलत हुई है। वोलेटिलिटी के हिसाब से सही रही, बट प्रेडिक्शन में जो एक्यूरेसी आनी चाहिए वो 100% नहीं आई है। बैंक निफ्टी में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। हमने करीबन 2000 पॉइंट का वोलेटिलिटी बताई थी, 1695 1700 पॉइंट की वोलेटिलिटी रही है। यहाँ तो ये तो सही है, बट हमने प्रेडिक्शन जो दी थी वो दी थी 55,000 से लेकर 57,000 तक की बाज़ार रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, बट वो रहा है 55,780 का लो लगा है और 57,475 ऊपर चला गया है। तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर की फिगर ज़्यादा क्रॉस कर गई है जो भी हमारी प्रेडिक्शन थी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शन सही नहीं रही है, इसके लिए हम ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ आए हैं और उसका कारण भी हम जस्टिफाई करेंगे कि क्यों, क्या कारण थे और हमारी रीडिंग में मिसकैलकुलेशन कहाँ पर हुई। इसके अलावा रुपी में कैलकुलेट कर लेते हैं। रुपी में हमने 1 रुपये की स्ट्रेंथ बताई थी और फाइनली 1 रुपये 27 पैसे की स्ट्रेंथ रही है। रुपी जो 86.75 मंडे के दिन हाई टच वीकनेस दिखा रहा था, वो फाइनली जाकर फ्राइडे को 85.48 पे क्लोज हुआ है। तो ये स्ट्रेंथ रही है इसमें रुपी के अंदर। एक अच्छी बात है, बिकॉज जब डॉलर आएंगे तो रुपी में स्ट्रेंथ आएगी। मार्केट ऊपर जा रही है, रुपी स्ट्रेंथ दिखाएगा ही। अब अगला जो है पॉइंट गोल्ड का, उसमें प्रेडिक्शन हमारी सही रही है। हमने करीबन 1,03,000 का लो बताया था और हाई वोलेटिलिटी बताते हुए 1,03,000 का 93,000 से 1,03,000 की रेंज बताई थी। नीचे 93,000 और ऊपर 1,03,000। तो जो गोल्ड की रेंज रही है वो 95,524 का लो रहा है पूरे वीक के अंदर और 99,388 का हाई रहा है। तो ये रेंज के अंदर, दायरे के अंदर रहा है और 3864 रुपये की इसमें वोलेटिलिटी रही है। 10,000 की वोलेटिलिटी बताई थी तो 3864 की रही है, तो रेंज के अंदर ही है, बट उतनी वोलेटिलिटी नहीं रही है क्योंकि
जब सीज फायर हो गया तो सब चीज़ें गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वो आई उस हिसाब से। सिल्वर के अंदर वोलेटिलिटी और कम रही, हमने भी यहाँ 10,000 की वोलेटिलिटी बताई थी, बट ये करीबन 1893 की वोलेटिलिटी रही है। और नीचे हमने 1,05,000 बताया था, तो 1,05,000 ही समझिए, 1,04,867 रुपये का नीचे लो लगा है और हाई 1,06,760। तो सिल्वर भी प्रेशर में रही गोल्ड के साथ साथ इन टेंडम, बट उतना उसमें वोलेटिलिटी नहीं रही है, क्योंकि सिल्वर के अंदर डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड ज़्यादा है। इसके साथ क्रूड में तो वोलेटिलिटी रही है, हमने 54 से 6,000 के बीच की रेंज बताई थी, और ये एग्जैक्टली 6,046 का हाई लगाकर और नीचे 5586, मतलब 5600 समझ सकते हैं, 461 की इसमें रेंज रही है, 461। तो ये वोलेटिलिटी रही है। और अगर हम पिछले हफ्ते से कंपेयर करते हैं तो क्रूड में वोलेटिलिटी बढ़ी है, सिल्वर के अंदर कम हुई है वोलेटिलिटी, गोल्ड में बढ़ी है। बैंक निफ्टी के अंदर तो डबल ही हो गई है, और रुपी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी है, पिछले हफ्ते वीकनेस थी, इससे पिछले हफ्ते की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रिडिक्शंस है, इसमें आई थिंक 40 to 50% ही सही रही है इस हफ्ते के अंदर। जो एक बैड प्रिडिक्शन है, इसमें 80 to 90% प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए हर हफ्ते। तो इसमें हमने होमवर्क और अच्छा किया है, और उसको हम आज के एपिसोड में लेकर आए हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई, जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ हम आज के एपिसोड में एक सेलिब्रिटी के बारे में भी, उसका हॉरोस्कोप भी डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट डिस्कशन के अंदर, कि किस तरह से जो सितारे होते हैं गोचर में, वो किस तरह से आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं। बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, एक सेलिब्रिटी सिंगर शेफाली जरीवाला, जो 42 साल की उम्र में जिनका देहांत हो गया है, 27 तारीख को ही उनकी डेथ अनाउंस हुई है। तो जो 42 साल की उम्र में, बहुत यंग एज में वो चली गई, और उनका जाने का एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या था, उसकी पड़ताल हमने की। तो हमने पाया कि जो सितारे अभी गोचर में हैं और उनकी जो बर्थ चार्ट में सितारे थे, काफ़ी हद तक मैच करते थे, तो जिसकी वजह से उनका अर्ली डिवाइस हो गया। इसी वजह से हम आपको सबको ये राय देते हैं कि आप एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लें, क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली में कुछ सितारे अगर आपके ख़राब हैं या कोई वीक प्लैनेट है, तो जिसको आप एडवाइस लेकर स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको कष्टों का सामना कम से कम करना पड़े। इसी के लिए हमने ये फ्री सर्विस शुरू की थी, जो जून के महीने में थी। इसको हम आज एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप ये ऊपर नंबर डिस्प्ले पे जो आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप फ्री के अंदर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, 1 टाइम फ्री एडवाइस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंसल्टेशन अच्छी लगती है तो आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, भले वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो या आपके लाइफ पाथ के हिसाब से हो। तो ये हमारा मशवरा है, एक बार आपको मेरे से या किसी से भी अपनी कुंडली एक बार दिखवा लेनी चाहिए कि अगर उसमें कुछ ग्रह संयोग ऐसे तो नहीं है जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़े। तो ये बात थी। और अगर हम पिछले हफ्ते की गोचर को समझते हैं तो उसमें हमने जो एक पाया कि अमावस्या के दिन जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में लो लगेगा और मार्केट ऊपर चली गई, तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि बृहस्पति देव तो अस्त है ही सूर्य देव के साथ रहकर मिथुन राशि में, और जब चंद्रमा भी वहाँ पर आएंगे तो अमावस्या होगी, जिसकी वजह से चंद्रमा भी अस्त होंगे और एक मंदा आएगा। नॉर्मली अमावस्या पे मंदा ही आता है, बाज़ार के अंदर तेज़ी नहीं रहती है। बट बाद में इन्वेरिएबली हमने जब इसको देखा कि बृहस्पति इस टाइम पर अतिचारी चाल में है। अस्त होने का मतलब क्या होता है कि जो सूर्य देव है उनके प्रकाश से इतना प्रकाश हो जाता है कि जो दूसरे ग्रह उनके साथ होते हैं वो कुछ देख नहीं पाते हैं, तो उनकी चाल में फ़र्क आ जाता है।
बट यहाँ पर उल्टा हुआ, गुरुदेव ऑलरेडी अतिचारी चाल में है, वो तेज चल रहे थे, तो उन्होंने वो चाल तेजी की ही पकड़ी और चंद्रमा भी उनके पीछे पीछे तेज गति से आगे बढ़ते हुए तेजी की तरफ ले गए बाजार को। और कायदे में तीनों ग्रह जो है वो मित्र ग्रह है, तो उनका जो बल था वो बढ़ गया रादर, जिसकी वजह से बाजार के अंदर रिवर्स गियर लग गया। तो ये था, और इसके साथ हम आगे कैलकुलेशन को और एक्यूरेसी के साथ समझेंगे सो दैट हमारे प्रेडिक्शन सही रहे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मार्केट इस हफ्ते किस तरह से जाने वाली है। तो अगर मंडे की बात करते हैं, तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि मंडे को ये पिछला हफ्ता जो गया है उसमें जो उदय लगन है वो कर्क लगन ही चल रहा था पिछले 1 महीने से। तो आपने भी देखा जब कर्क लगन उदय था उसमें जो डिफेंस के शेयर थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आई है। अगर आप मई के मुकाबले जून का फिगर देखते हैं तो जून में आपको ग्रोथ कम मिल रही है डिफेंस के शेयर्स में, और ख़ासकर 10 तारीख के बाद, 10 जून के बाद डिफेंस के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती गई है। तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से पूरी हो चुकी है, बीच में कभी तेज़ी कभी मंदी रही। अब सिंह लगन उदय है। अगर हम मंडे की बात कर रहे हैं तो मंडे को सिंह लगन उदय होगा और सिंह लगन 2 डिग्री के ऊपर रहेगा। उसमें जाने से पहले एक गृह परिवर्तन हुआ है पिछले हफ्ते से और अब में, उसको बताना ज़रूरी है क्योंकि वो मार्केट पे इम्पेक्ट करेगा। आज ही के दिन इसी समय, अगर हम 3 बजे मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर हम गिनते हैं तो अभी के समय पर जो शुक्रदेव है वो मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में आ गए हैं, अपनी राशि में आ गए हैं। तो उनका अपनी राशि में आने से क्या होगा कि वृषभ में आने से, स्वराशि होने से, कि चांदी के दामों में इस हफ्ते में अच्छी तेज़ी आनी चाहिए। तो ये एक ग्रहीय परिवर्तन है जिसको हम इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस में सम्मिलित कर रहे हैं। मंडे की मार्केट जो रहेगी, जो मैंने आपको बताया, सिंह लगन उदय है, 2 डिग्री के ऊपर है, और जो चंद्रमा है वो 14 डिग्री के ऊपर सिंह राशि में ही है। तो चंद्रमा अब उस टाइम पिछले हफ्ते में जब ये तेज़ी आई थी तो मिथुन में था, मिथुन से कर्क में गया, कर्क से होते हुए और अब सिंह में आ गया है। चंद्रमा जब सिंह में आ गया है तो वहाँ वो कंजक्ट हो गए हैं, फिर ये 3 ग्रह की युक्ति बनी है यहाँ पर, और यहाँ पर केतु और मंगल ऑलरेडी विराजमान है। अब यहाँ पर ये तीनों मित्र ग्रह नहीं है, मंगल और चंद्रमा ज़रूर मित्र ग्रह है, बट केतु के आने से एक ग्रहण योग बन गया, जिसकी वजह से मंडे को मार्केट में डाउन दिखता है, मार्केट मंडे को डाउन दिखती है। अब हम इस हफ्ते से कोई डे वाइज प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हैं, बट कि कितने पॉइंट तक नीचे जाएगी, सिर्फ मंडे को मार्केट डाउन दिखती है, मंडे को प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मंडे को आप रेड में मान सकते हैं पूरे दिन मार्केट को। और अगर हम ट्यूसडे पे आ जाते हैं, इसके बाद ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी वो शुरुआत में रेड पे ही रहेगी, क्योंकि सिंह लगन ही उदय लगन है, बट 3 डिग्री पर है। बट उसका जो रीज़न है वो तो खैर डिफेंस के शेयर्स में तेज़ी दिखाना है, बट मून जो है वो 26 डिग्री के ऊपर है जब मार्केट खुलेगी 9:15 बजे। तो 26 डिग्री के ऊपर सिंह लगन में है, तो शुरुआत में 1 डेढ़ 2 घंटे समझिए आप 12 बजे तक मार्केट डाउन पे प्रेशर में रहेगी। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आएगी, मंगलवार के दिन यू टर्न लगेगा दोपहर के बाद। तो ये इसको आप जानिए कि मार्केट में मंगलवार को वोलेटिलिटी तो खैर रहेगी, बट मार्केट में फिर पॉजिटिवनेस आ जाएगी, दोपहर के बाद स्ट्रेंथ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई पॉइंट्स ज़्यादा नहीं बताएंगे हम आपको, तो बट तेज़ी रहेगी मंगलवार के दिन जब क्लोज होगी। तो बुधवार की जो मार्केट होगी उसमें सिंह लगन उदय लगन है, 4 डिग्री पे आ जाएंगे, और मून जो है वो कन्या राशि में 21 डिग्री पर हो गए हैं। 21 डिग्री पर कन्या राशि में आने से बुध की राशि में है, और बुध उधर उनकी राशि में ही है, कर्क राशि में है। बाजार तेज़ी रहेगा, बाजार में तेज़ी दिखती है, ये सब रहेगा बुधवार के दिन। थर्सडे के दिन अगर मार्केट होगी तो थर्सडे के दिन सिंह लगन उदय लगन है, 5 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो तुला राशि में आ जाएंगे। तो तुला राशि में मून के आने से एक तो चांदी में और तेज़ी आएगी, उसको हम चांदी की प्रेडिक्शन में बात कर रहे हैं। बट जो डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट, FMCG के शेयर्स में इस दिन से थोड़ी तेज़ी आपको दिखेगी,
तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इन प्रोडक्ट्स के साथ जितने भी हैं वाइट गुड्स प्रोडक्ट है, टीवी, फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, उनमें भी तेज़ी दिख सकती है इस दिन। थर्सडे की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं, फ्राइडे को सिंह लगन उदय लगन है, 6 डिग्री के ऊपर है, मून तुला राशि में ही है और 14 डिग्री पर है। तो थर्सडे को 3 डिग्री पर थे और आज 14 डिग्री के ऊपर है तुला राशि में। तो यहाँ पर भी तेज़ी ही दिखती है, बाज़ार तेज़ी क्लोज होगा, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है बट तेज़ी रहेगी। ये सब पॉजिटिवनेस दिखती है बाज़ार के अंदर। तो कायदे में जो इम्पेक्ट है बाज़ार में वो पॉजिटिव ग्रहों का ज़्यादा रहेगा मंगलवार के बाद, मंगलवार दोपहर के बाद से। तो बाज़ार के अंदर ये थोड़ी तेज़ी दिखती है और अब बृहस्पति देव भी उदय होने वाले हैं, तो थोड़ा सा आगे समय सही है। इसके अलावा मंगलवार के बाद जो तेज़ी क्यों दिखती है, इसका एक और एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है कि जो काल सर्प योग था जो पिछले 15 दिन से बना हुआ था वो ख़त्म हो गया। 1 तारीख को वो काल सर्प योग भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब चंद्रमा जैसे ही बाहर निकलेंगे और कन्या राशि में जाएंगे, काल सर्प योग ख़त्म हो गया और बाज़ार के अंदर नेगेटिव प्रभाव कम रहेंगे, बशर्ते केतु और मंगल कुछ अचानक से बड़ी घटना ना करवा दें, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकेगा बाज़ार के लिए। उस पर नज़र सबको रखनी पड़ेगी कि कहीं कोई बड़ा कोई धमाका कुछ ऐसा हुआ तो मार्केट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मार्केट में कोई बड़ी डाउनसाइड नहीं दिखती है, अपसाइड दिखती है बट एक लिमिटेड है। तो अगर हम पूरी रेंज की बात करते हैं, पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट में ब्रॉडर व्यू में 25,200 से लेकर 25,800 करीबन 600 पॉइंट की रेंज रहेगी निफ्टी के अंदर। मार्केट इस तरह से मूव करनी चाहिए, नीचे 25,200 जो सोमवार शाम तक या मंगलवार फर्स्ट हाफ तक लग जाना चाहिए और उसके बाद मार्केट में अपसाइड दिखती है जो 25,800 तक जाएगी। 26,000 तक निफ्टी जाने का प्रयास करेगा, इंट्राडे में भी कर सकता है बट फाइनली 25,800 की प्रॉफिट बुकिंग के साथ फिगर दिखती है। बैंक निफ्टी के अंदर करीब वोलेटिलिटी कम हो जाएगी इस हफ्ते के अंदर, 57,000 से 58,000 की फिगर दिखती है। तो अपसाइड है इसमें और 600 पॉइंट की करीबन अपसाइड दिखती है, 500-600 पॉइंट की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा दिखती है आने वाले समय के हिसाब से भी। रुपी के अंदर करीबन 48 से 50 पैसे की स्ट्रेंथ दिखती है। तो रुपी 85.48 से 85 तक या 85 से भी नीचे क्लोज होना चाहिए, स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो डॉलर और आएंगे तो रुपी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हम गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड में क्योंकि अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी फ़िलहाल तो ठीक है और उस हिसाब से वॉलेटिलिटी गोल्ड में भी कम हो जाएगी इस हफ्ते। 95 to 1 लाख करीबन 5,000 की वॉलेटिलिटी रहेगी गोल्ड के अंदर। अपसाइड है तो बट वो 1 लाख तक अभी कैप दिख रही है, जो पहले हमने पिछले हफ्ते 1,03,000 तक बात की थी, तो अब हमें कैप दिख रही है। 1 लाख से ऊपर जाने का चांस कम दिखता है गोल्ड के अंदर। सो 95,000 to 1 लाख गोल्ड की ये रेंज दिखती है इस हफ्ते के लिए। और सिल्वर की रेंज, सिल्वर में जैसे हमने बताया कि डाउन साइड कम है, अपसाइड ज़्यादा है, तो सिल्वर के अंदर जो रेंज रहेगी वो भी वोल्टेज तो 5,000 की प्रिडिक्शन में है और जो रेंज रहेगी 1,05,000 से 1,10,000 सिल्वर के अंदर ये रेंज रहेगी। और क्रूड में हम बात करते हैं, क्रूड में डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड भी लिमिटेड हो जाएगी। 5500 से 5900 मतलब 400 पॉइंट का इसमें वोल्टिलिटी रहनी चाहिए, 5500 से 59। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टेंस ज़रूर है बट कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती, टेंशन रहेगी जिस वजह से क्रूड बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकेगा। तो ये सब प्रिडिक्शंस हैं। और अगर हम सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, शेफाली जरीवाला, जिनका बर्थ चार्ट अब आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं जो हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ तो अगर गूगल से ली है, 15 दिसंबर 1982 उनका बर्थ डेट ली है, बट समय हमें मालूम नहीं है क्योंकि गूगल के ऊपर समय अवेलेबल नहीं है। तो बट फिर भी हम एक्यूरेसी के साथ इस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने 2 टाइम लिए थे, मॉर्निंग और इवनिंग। तो हमें ये मॉर्निंग का सुबह 8 बजे का टाइम ज़्यादा एक्यूरेट लगा जो उनकी लाइफ इवेंट के साथ। तो इसमें हम देख सकते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र है
और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो लगन के अंदर तीन ग्रह हैं, जिसमें केतु है, शुक्र है और बुध ग्रह है। तो ये तीनों ग्रह हैं, बट ये तीनों ग्रह जो है ये है धनु राशि में। अब शुक्र और बुध के लिए धनु राशि मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है। केतु के लिए जरूर उच्च की राशि है, बट लगन जो है वो बृहस्पति का है और बृहस्पति यहाँ पर 12वें भाव में है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, 12वें भाव में तीन ग्रह हैं, बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है। अब ये गोचर से हम कैसे मिला सकते हैं? अब आपके सामने दूसरी साइड के ऊपर जो 27 तारीख का जब इनकी डेथ हुई है उस दिन का चार्ट आ रहा है। 26-27 तारीख को ही आपको बताया था, 25 तारीख को अमावस्या थी और अमावस्या के दिन जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि तेजी है मंदा, वो तो खैर अपनी जगह हो गई बात। बट अगर हम उस दिन के ग्रह नक्षत्र देखते हैं तो सेम ग्रह गोचर में भी थे, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र तीनों मिथुन राशि में थे। यहाँ पर तीनों वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में आपको भी मालूम होगा, मैंने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा वीक के होते हैं, मतलब डेबिलेटेड होते हैं, नीच के होते हैं। तो और चंद्रमा यहाँ पर अष्टमी है क्योंकि अमावस्या के चंद्रमा है। तो चंद्रमा की पावर एकदम इस कुंडली के अंदर, शेफाली जरीवाला की कुंडली के अंदर ख़त्म हो चुकी है। तो अगर इन्होंने किसी से सलाह ली होती अपनी लाइफ के बारे में तो उनको बिल्कुल चंद्रमा के उपाय बताए जाते, क्योंकि चंद्रमा इनकी कुंडली में समझिए कुछ भी पावर बलीन है। और जब गोचर में भी, अमावस्या में भी जब चंद्रमा वीक होंगे तो बॉडी के अंदर कोई भी इम्यूनिटी नहीं होगी उस पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ रिएक्ट कर सकती है और वो डेथ हो सकती है। क्योंकि केतु को हम वायरस का ही रूप मानते हैं। केतु जो है वो ड्रैगन टेल है। तो केतु के साथ ही अगर दो ग्रह और जो बैठे हैं, शुक्रदेव और बुधदेव, अब इनकी अगर हम कुंडली की बात करते हैं, जो इनकी दशा है, महादशा है, जो इन्होंने कई बार अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बात की है और हमें गूगल सर्च करने पे भी पता चला है कि जब ये करीबन 15 साल की थी एज में तो इनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो एलिप्सी के दौरे जब इनके पड़ते थे तो वो जो प्लेनेट होता है वो है बुधदेव। तो बुधदेव इनकी कुंडली में डिस्टर्ब है, केतु के साथ है, मेलेफिक हो गए, क्योंकि धनु लगन की कुंडली या वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। इनके चंद्रमा जो है वृश्चिक में है, राशि है वृश्चिक राशि है, धनु लगन है। तो दोनों हिसाब से बुधदेव और शुक्रदेव नेगेटिव हो गए। केतुदेव तो सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। तो उन्होंने जब इनका जन्म हुआ तो इनको बुधदेव की दशा थी जो 17 साल की रहती है, बट इन्होंने इनकी लाइफ के अंदर वो दशा के कुछ साल तो हट गए थे, बिकॉज इनका बर्थ जब 82 में हुआ। तो उस हिसाब से इनको स्टार्टिंग से ही इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी। इसके बाद जब केतु की दशा आई, महादशा आई 7 साल की, तो इनका इलाज भी हुआ होगा, जो इन्होंने अपनी बायोग्राफी में बात भी की है, जिसकी चर्चा आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो मिल सकती है। इसके बाद जब केतु की दशा ख़त्म हुई तो इनको शुक्र की दशा आई, 20 साल की दशा होती है, और उसी दौरान इनको फेम मिला जब इनका जो गाना है जो जिसकी वजह से इनको शोहरत मिली, 2003 में वो गाना फिल्माया गया। तब इनकी एक हिसाब से शुक्र की महादशा शुरू होने वाली थी या हो चुकी थी। तो एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी इसलिए नहीं है बिकॉज हमें लगन नहीं मालूम है, बट हाँ जो नज़दीक में यही बनता है। शुक्र की महादशा में इनको 20 साल तक काफ़ी कुछ मिला। इनकी मैरिज भी हुई, सेकंड मैरिज हुई इनकी। पहली मैरिज 5 साल के बाद सेपरेशन हो गया, उसके बाद 4 साल के कोर्टशिप के बाद उन्होंने सेकेंड मैरिज की, बट ये कंसीव नहीं कर पाई और फाइनली 42 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। जैसे ही शुक्र की महादशा ख़त्म हुई, सूर्यदेव की दशा आई और इनको सूर्यदेव इनके भी कुंडली के हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन किया है 12वें घर में है, और सूर्यदेव बिल्कुल 29 डिग्री के ऊपर है। जो 15 तारीख किसी भी महीने की सूर्यदेव की ये डिग्री होती है, तो सूर्यदेव भी कमज़ोरी हैं, बिल्कुल बूढ़े हो गए रादर, 29 डिग्री के ऊपर, और वो अगली राशि में जाने वाले ही थे।
तो वो भी वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिली और इस हिसाब से इनका अर्ली डिमाइस हो गया। अब इनका जब डायग्नोज होगा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें हार्ट अटैक ही बताया जाएगा या रीज़न अननोन रहेगा, क्योंकि केतु अगर कुंडली के लगन में हो तो मतलब ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में डिसाइड ही नहीं हो सकता। तो इसी हिसाब से अगर आपने, जैसे हमने कंपेयर करके बताया कि जब तीनों ग्रह इकट्ठे गोचर में भी थे, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र, और कुंडली में भी आपके अगर तीनों ग्रह सेम या कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन होती है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और आपका अगर बर्थ अमावस्या पे हुआ है तो आपको चंद्रमा को बिल्कुल मजबूत करना चाहिए। इसी के लिए हम आपसे आपको परामर्श दे रहे हैं कि आप एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर चेक करवाएं। आप भले मेरे से भी करवा सकते हैं, जो नंबर दोबारा मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, और नहीं तो किसी भी ज्योतिषी से आप संपर्क करके अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं कि आप में कोई बुरे ग्रह सहयोग तो नहीं है। बिकॉज आने वाला जो समय है वो टेंशन से भरा हुआ है और इतना कंफर्टेबल समय नहीं हम आने वाले समय में देखेंगे। तो ये सब राय थी आपके लिए। और इसके बाद हम हर हफ्ते जब भी हम एपिसोड लेकर आएंगे, हम किसी और सेलिब्रिटी की कुंडली आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे, जिससे आप में जागरूकता आए। आप एस्ट्रोलॉजी को एज ए तुक्का नहीं समझे, इसको एज ए साइंस समझें कि ग्रह नक्षत्र बोलते हैं और उसका हमारे जनजीवन पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो ये सब है आज के एपिसोड में। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा है, आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं, तो आप हमारे एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। आई विश यू गुड लक कि आपको इस हफ्ते में भरपूर प्रॉफिट हो, आपके ट्रेड्स अच्छे जाए और आप भरपूर मुनाफा कमाएं। तब तक के लिए अगले हफ्ते तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और इसके अलावा हम आज एक और एपिसोड भी शुरू कर दे रहे हैं, आपको बाय ईयर हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहेंगी जुलाई के महीने में भविष्यवाणियाँ, जो ये डिस्प्ले पे भी आपके सामने आ रहा है, क्योंकि जुलाई का महीना जून से भी ज़्यादा विनाशक होने वाला है। तो किस तरह से क्या गोचर हमें दिखा रहा है और देश दुनिया में क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं या क्या नेगेटिव हो सकता है, जिसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। तो ये आप एपिसोड चाहे तो देख सकते हैं। और मेरा मशवरा तो ये है कि आप ज़रूर 15-20 मिनट का टाइम निकाल कर इस एपिसोड को भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए इस एपिसोड के साथ भारत माता की जय। जय हिंद।